आज मैं आपको फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत गत व्याख्यान से आगे की विशेषताओं का वर्णन करूंगी। अर्थात गत व्याख्यान में मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में फ्रांस की संवैधानिक, राजनीतिक, भौगोलिक संदर्भ के अंतर्गत, परिस्थितियों के अंतर्गत जो विकसित हुई विशिष्टताएं थीं या प्रशासन के लक्षण थे, उनके बारे में बताया। आज मैं आपको फ्रांस में लोक सेवाओं से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रांस में अनेक कारणों से लोक सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी स्वयं की प्रकृति और कार्मिक प्रशासन में अन्य देशों की तुलना में अनेक विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के कारण ही फ्रांस की लोक सेवाओं के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। पहली, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली लोक सेवा। फ्रांस में लोक सेवाओं का अत्यधिक सम्मान है। समाज में उन्हें बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। राज्य के अत्यधिक दायित्व, प्रशासनिक स्वविवेक के आधिक्य, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था आदि के कारण लोक सेवकों के अधिकार एवं शक्ति निरंतर बढ़ती गई। एक प्रकार से राज्य की संप्रभुता लोक सेवकों में आ गई हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। कतिपय कारणों से जनता ने भी इसे सहज स्वीकार कर लिया। अब लोक सेवक न रहकर समाज के स्वामी बन गए, या दूसरे शब्दों में वो लोक अधिकारी बन गए हैं। समाज में उनका विशिष्ट सम्मान है। अतः यही कारण है कि अधिकांश नवयुवक लोक सेवाओं में जाने के इच्छुक रहते हैं, जबकि अमेरिका में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता है फ्रांस में कि फ्रांस में भर्ती संबंधी विशिष्टताएं। फ्रांस में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। भर्ती के लिए भिन्न भिन्न सेवाओं हेतु भिन्न भिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। एक श्रेणी की परीक्षा विधि दूसरी श्रेणी की परीक्षा विधि से अत्यंत भिन्न होती है। फ्रांस में भर्ती और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रशासनिक स्कूल की स्थापना 1945 में की गई। उस समय से भर्ती का कार्य केंद्रीकृत हो चला। फ्रांस में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं भारत तथा इंग्लैंड की तुलना में बहुत कठिन है। अर्थात न केवल लोक सेवाओं का स्थान समाज में ऊंचा है, प्रतिष्ठित है, वरन इन लोक सेवाओं में चयन होने के लिए भी एक बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। अतः एक तरफ तो लोक सेवा के दायित्व अधिक है और दूसरी तरफ इनमें चयन होने का रास्ता भी बहुत कठिन है। अर्थात कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने के पश्चात ही फ्रांसीसी लोक सेवाओं में प्रवेश पाया जा सकता है। तीसरा है अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व। भारत और ब्रिटेन की भांति फ्रांस की लोक सेवा भी एक विशिष्ट वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका की भांति फ्रांस में समाज के सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। धनी परिवार के संपूर्ण सुख सुविधा संपन्न तथा श्रेष्ठ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षित नवयुवक इन प्रतियोगिताओं में सफल हो पाते हैं। इस कारण फ्रांस की लोक सेवा मुख्य रूप से समाज के संपन्न वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही लोक सेवा में चयन होता है। स्वाभाविक है, इस कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु योग्य उम्मीदवार प्रत्याशी
बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, गुणवत्ता लिए हुए शिक्षा प्राप्त होते हैं, और इस हेतु जो साधन संपन्न प्रतिष्ठित वर्ग है समाज का, जो कि अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा धन भी खर्च कर सकते हैं, उन्हीं के व्यक्ति इसमें चयन हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए अच्छे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय, उनमें अध्ययन करके ही इन प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना किया जा सकता है। नेक्स्ट है विधि एवं अर्थशास्त्रीय ज्ञान पर बल। एक लंबे काल से फ्रांस में विधि की शिक्षा पर बल दिया जाता रहा है। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि लगभग 90% लोक सेवक ऐसे हैं जिन्होंने कानून की शिक्षा पाई है। वहां यह मान्यता थी कि प्रशासकीय कानून को लागू करने वालों को स्वयं कानून का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। यदि फ्रांस में ऐसे व्यक्ति चयनित हो जाते हैं जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें कानून की शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रेनोबल विश्वविद्यालय में भेजा जाना अनिवार्य समझा जाता है। लेकिन कुछ वर्षों से विधि के अध्ययन का दबाव कुछ कम हुआ है। फ्रांस में आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने के कारण वर्तमान में विधि की अपेक्षा अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं लेखा आदि के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा है। इसी के साथ लोक सेवा जीवन वृत्ति के रूप में फ्रांस में एक बार लोक सेवा में प्रवेश पा जाने के पश्चात प्राय अवकाश प्राप्ति आयु के पहुंचने तक लोक सेवा में बने रहने की प्रवृत्ति है। लोक सेवा की सुविधाएं, अवकाश प्राप्ति लाभ, लोक सेवाओं की समाज में प्रतिष्ठा आदि के कारणों से प्राय लोक सेवा त्यागना उपयुक्त नहीं माना जाता। सरकारी सेवा को त्यागना समाज में भी बुरा माना जाता है। इन कुछ कारणों से फ्रांस में लोक सेवा को प्राय जीवन वृत्ति के रूप में स्वीकारा जाता है। इसी क्रम में हम लेते हैं लोक सेवा में प्रवेश की आयु सीमा। भारत एवं इंग्लैंड की भांति लोक सेवा में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है। यह आयु सीमा निकल जाने के पश्चात प्राय फ्रांस की लोक सेवा में प्रवेश निषिद्ध है। यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस में यहाँ तक कि न्यायिक सेवाओं में भी नवयुवकों को प्रवेश दिया जाता है, जबकि भारत एवं इंग्लैंड में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति करते समय प्राय विधिवेत्ताओं और वकालत का अनुभव रखने वाले अधिक उम्र के वकीलों को भी नियुक्त किया जाता है। अगले इसी क्रम में नेक्स्ट विशेषता है वर्गीकरण का विशिष्ट आधार। फ्रांस में रैंक क्लासिफिकेशन की प्रथा की अनुपालना की गई है। भारत में भी इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को कुछ थोड़े से वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। रैंक क्लासिफिकेशन में कर्मचारियों की अपनी निजी स्थिति होती है तथा उनका वेतन पद सोपान में उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि चाहे कर्मचारी किसी भी पद पर क्यों न लगाया जाए, उसे निर्धारित वेतन दिया जाएगा। प्रशिक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था। फ्रांस की प्रशिक्षण व्यवस्था संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। अनेक देशों में इसे आदर्श रूप प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रशिक्षण व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहली,
विशेषज्ञता के विकास पर केंद्रित प्रशिक्षण। दूसरा, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर। तीसरा, संपूर्ण प्रशिक्षण का दायित्व लोक सेवा के सदस्य स्वयं निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट, दीर्घकालीन प्रशिक्षण। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र, कानून एवं सांख्यिकी विषयों का प्रशिक्षण में महत्व। और नेक्स्ट, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण का सम्मिश्रण। इस प्रकार प्रशिक्षण में बहुत से महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित करते हुए लोक सेवकों को लोक सेवा के दायित्व हेतु तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सुदृढ़ कानूनी स्थिति। अन्य देशों की तुलना में फ्रांस में लोक सेवाओं की कानूनी स्थिति बहुत उच्च कोटि की है। सेवा की शर्तों आदि के संबंध में उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है। यदि किसी कर्मचारी का उसकी इच्छा के खिलाफ स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए या वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति के अवसर से उसे वंचित रखा जाए तो वह सक्षम अधिकारियों से अपने असंतोष को व्यक्त कर सकता है और समुचित न्याय की मांग कर सकता है। फ्रांस में राज्य तथा लोक सेवकों के मध्य संबंध और उनके परस्पर दायित्व कानूनी रूप से परिभाषित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है आचार संहिता एवं राजनीतिक आधार। फ्रांस में लोक सेवकों को अन्य समस्त देशों की तुलना में अधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। वहाँ लोक सेवक राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, राजनीतिक दल के किसी पद का कार्यभार संभाल सकते हैं, संसद के चुनाव में किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं, राजनीतिक सभाओं को संबोधित कर सकते हैं और राजनीतिक समस्याओं पर लेख प्रकाशित करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन लोक सेवक के द्वारा इन अधिकारों के उपयोग से उनके पद के दायित्वों को वहन करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि इन अधिकारों का उपयोग उसके दायित्व के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसके राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार लोक सेवक को सार्वजनिक संस्थाओं की सदस्यता के लिए चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं की सदस्यता के दौरान वह नौकरी में नहीं रह सकता। सदस्यता समाप्त होने के पश्चात उन्हें पुनः सेवा में लिया जा सकता है। 1852 तक लोक सेवा में रहते हुए सीनेट की सदस्यता का कानूनी अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है लोक सेवकों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग पूर्णतः सोच समझकर बहुत परिसीमित या परिमित ढंग से करें। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालय के बाहर उनका काम एवं आचरण ऐसा न हो जिससे वे लोक सेवा के लिए अक्षम सिद्ध हो जाए। इसी क्रम में नेक्स्ट है लोक सेवा के कुछ वर्ग विशेष को छोड़कर समस्त लोक सेवकों को सेवा में रहते हुए हड़ताल करने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन इनके संबंध में यह शर्त है कि इस अधिकार का उपयोग सरकार द्वारा बनाए गए कानून की सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी लोक सेवक सरकारी सेवा में रहते हुए कोई अन्य वेतनभोगी पद स्वीकार नहीं कर सकता।
साथ ही लोक सेवक को किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने से वर्जित किया गया है जिस व्यक्ति का काम उस लोक सेवक के विभाग के कार्यालय से पड़ता हो। साथ ही लोक सेवक को किसी ऐसे संगठन में भाग लेने से भी वर्जित किया गया है जिससे उसके स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती हो। तथा समस्त लोक सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के अनुसार अपने समस्त दायित्वों का वहन करेंगे। उन्हें अपने उच्च अधिकारियों का कहना मानना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनसे कानून को कठोरता से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें अपना कार्य व्यावसायिक स्वविवेक से करना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी लोक सेवक की सेवा पुस्तिका में उसके धर्म, मान्यताओं और राजनीतिक विचारों के विषय में प्रविष्टि नहीं की जाती है, लेकिन लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि जब वह अपने पद के दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है तब संपूर्ण कार्य तटस्थता से करे और पद पर कार्य करने के दौरान किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं करे। जिस समय लोक सेवक अपने कार्यालय से बाहर है और पद के दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा, उस समय भी उससे अपेक्षा की जाती है कि वह विवेक से कार्य करे। बिना सोचे समझे उसे कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए। समस्त लोक सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजकीय फाइलों तथा सूचनाओं की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखेंगे। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को लोक सेवकों द्वारा किसी प्रकार की भी सूचना नहीं दी जानी चाहिए। फ्रांस में कुछ लोक सेवकों को कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र में भी स्थानांतरण करने की परंपरा है। हर समय कुछ लोक सेवक निजी उद्योगों में प्रबंध का कार्य करते पाए जा सकते हैं। निजी क्षेत्र में लोक सेवकों को इस आशा के साथ भेजा जाता है कि इससे लोक सेवकों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। साथ ही साथ वे लोक सेवक निजी क्षेत्र के उद्योगों की बारीकियों को भी समझ सकते हैं। फ्रांस में लोक सेवकों को सार्वजनिक संस्थाओं में चुनाव के माध्यम से प्रवेश की कानूनी स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन कुछ गिने चुने लोक सेवक ही जिन्हें रुचि होती है राजनीति में चले भी जाते हैं और यहाँ तक कि वहाँ अपनी एक तरह से विशिष्ट छवि भी छोड़कर आते हैं। फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री वे इस पद पर इस शर्त पर थे कि जैक्यूइस चिराक इस शर्त पे थे कि वापस लोक सेवा में जा सकते हैं। मिकल रोकार्ड जो फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे, पहले वे स्वयं भी लोक सेवक थे। फ्रांस में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जापान और फ्रांस में अपनी राजनीतिक अभिलाषा पूरी करने के लिए लोक सेवा को सुगम रास्ता माना जाने लगा। इस प्रकार फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था भारत, अमेरिका और ब्रिटेन से बिल्कुल भिन्न है और इसमें एक तरह से योग्यता, विशिष्टता और एक तरह से जटिलता के समाधान हेतु योग्यतम व्यक्तियों का चयन लोक सेवा में किया जाकर साथ ही उन्हें कुछ स्वायत्तता भी दी गई है, अर्थात लोक सेवक जब चाहे राजनीति में भी जा सकते हैं और पुनः लौटकर लोक सेवा में भी आ सकते हैं।